प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कौटिल्य का सामाजिक दर्शन या कौटिल्य के सामाजिक विचार या कौटिल्य की सामाजिक व्यवस्था अर्थात सोशल सिस्टम। लेक्चर नंबर 25। जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है, कौटिल्य का सामाजिक दर्शन लेक्चर नंबर 25। मतलब आज हम कौटिल्य का जो गौरवमयी ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उस अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौटिल्य ने समाज व्यवस्था के बारे में क्या विचार दिए हैं, अर्थात कौटिल्य का सामाजिक दर्शन क्या है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। और आईएएस एग्ज़ाम में मेंस में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कौटिल्य की समाज व्यवस्था के ऊपर अलग से लेक्चर तैयार किया है, जिससे कि मेरे विद्यार्थियों को किसी भी रूप में कोई परेशानी नहीं आए। तो बेटा चलिए किसकी बात करेंगे हम, कौटिल्य का सामाजिक दर्शन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा बेटा कि जब हम पश्चिमी राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ स्पेशली राज्य के बारे में विचार दिए गए हैं, जबकि भारत के अंतर्गत जब हम मनु, कौटिल्य, शुक्र का अध्ययन करते हैं, सोमदेव, सूर्य, बृहस्पति, रामायणकालीन राजनीति, महाभारतकालीन राजनीति का अध्ययन करते हैं, याज्ञवल्क्य की स्मृति का अध्ययन करते हैं, इसी के साथ में जो है पुराणों का अध्ययन करते हैं, उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, तो बेटा यहाँ एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि यहाँ भले ही राज्य के बारे में लिखा गया हो, राजनीतिक विचार दिए गए हों, लेकिन राजनीतिक विचारों के साथ साथ हमारे भारत के अंतर्गत जो प्राचीन भारतीय विचारक थे, इन्होंने राज्य के बारे में भी विचार दिए हैं, समाज के बारे में विचार दिए हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में विचार दिए हैं, धार्मिक व्यवस्था के बारे में भी विचार दिए। मतलब इन सबको एक साथ लेते हुए इन्होंने अपने विचार दिए हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत हम अलग से आपको ये नहीं बताते हैं कि भाई प्लेटो का सामाजिक दर्शन हो गया, अरस्तु का सामाजिक दर्शन हो गया, प्लेटो के आर्थिक विचार हो गए, अरस्तु का आर्थिक विचार हो गए। नहीं, वहाँ हम केवल राजनीतिक विचारों की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ स्वतंत्र रूप में राजनीतिक विचारों की चर्चा की गई है, जबकि प्राचीन भारतीय चिंतन के अंतर्गत इन सबको एक साथ लेते हुए चला गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, एक बात। दूसरी बात यह है कि प्राचीन भारत के अंतर्गत जो समाज व्यवस्था थी, उस समाज व्यवस्था का आधार वर्ण और आश्रम व्यवस्था थी। इसलिए मनु ने भी वर्ण और आश्रम व्यवस्था का समर्थन किया और कौटिल्य ने भी वर्ण और आश्रम व्यवस्था का समर्थन किया। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखना बेटा कि मनु की जो वर्ण और आश्रम व्यवस्था है, या मैं कहूँगा कि मनु की जो समाज व्यवस्था है, वो वास्तविक रूप में एक प्रकार से मैं कहूँगा कि कौटिल्य की तरह उदार नहीं है। मनु की जो वर्ण व्यवस्था है वो बड़ी जो है कठोर है, जबकि कौटिल्य ने, चूँकि कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक थे, इसलिए तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने विचार दिए थे। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब हम एक बात को लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है कौटिल्य राज्य, समाज, अर्थव्यवस्था, धार्मिक। इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप प्राचीन भारत के अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विचारों के ऊपर किसी न किसी रूप में जरूर अपने विचार व्यक्त किए जाते थे। तो कौटिल्य ने भी, चूँकि कौटिल्य मूलतः एक राजशास्त्री हैं, जबकि मनु मूलतः एक धर्मशास्त्री हैं। क्या है? धर्मशास्त्री। तो कौटिल्य एक राजशास्त्री होने के नाते कौटिल्य ने राजनीति के बारे में स्पष्ट कह दिया है कि राजनीति को धर्म से अलग किया जाए। इसलिए प्राचीन भारतीय चिंतन के अंतर्गत कौटिल्य ही प्रथम विचारक है जिन्होंने राजनीति को धर्म से बिल्कुल अलग किया है। इसलिए यहाँ पर वास्तविक रूप में धार्मिक विचार की बात आती है तो आप ये कहेंगे कि कौटिल्य ने राजनीति को धर्म से बिल्कुल अलग कर दिया है। अर्थव्यवस्था के बारे में भी कौटिल्य ने अपने विचार दिए, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, और राज्य के बारे में मैंने अपने विचार दिए हैं, समाज के बारे में अपने विचार दिए। तो आज हम सामाजिक व्यवस्था या समाज के बारे में इनके विचारों की चर्चा कर रहे हैं, और इस लेक्चर के बाद में राज्य के बारे में कौटिल्य क्या विचार थे इसकी चर्चा करेंगे। तो आज हम केवल समाज की चर्चा करेंगे कि समाज के बारे में कौटिल्य के क्या विचार थे। तो सबसे पहले तो जानना जरूरी, व्हाट डू मीन्स बाय सोसाइटी, समाज से आप क्या समझते हैं। तो बेटा समाज का सीधा सा अर्थ होता है सामाजिक संबंधों का जो जाल होता है, सामाजिक संबंधों का जो ताना बाना होता है ना, उसको समाज कहा जाता है। अब इस समाज के बारे में कौटिल्य क्या विचार थे बेटा। कौटिल्य ने अपनी जो रचना अर्थशास्त्र लिखी थी, उस अर्थशास्त्र के अंतर्गत उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में समाज व्यवस्था के बारे में लिखा है।
अर्थात वास्तविक रूप में चूंकि उस समय यदि देखा जाए तो मत्स्य न्याय, या हम ये कहेंगे कि एक तरीके से अराजकता फैली हुई थी, अव्यवस्था थी। तो ऐसी स्थिति में एक न्यायप्रिय समाज की स्थापना करने के लिए, न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करने के लिए कौटिल्य ने जैसे राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते की चर्चा की है कौटिल्य ने, वैसे ही समाज के बारे में भी सामाजिक समझौते की चर्चा की है और ये कहा है कि भाई मत्स्य न्याय को समाप्त करने के लिए वास्तविक रूप में एक शक्तिशाली और केंद्रीकृत और प्रतिबद्ध लोक कल्याणकारी राजतंत्रीय व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए। तो इसका मतलब कौटिल्य ने एक केंद्रीकृत शक्तिशाली राजतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन किया है, जिससे कि एक न्यायप्रिय समाज व्यवस्था की स्थापना की जा सके। इसलिए बेटा मैंने यहाँ नोट किया है, पहला जो बिंदु होगा वो होगा समाज संबंधी विचार। मतलब समाज के बारे में कौटिल्य के विचार थे कि जब तक एक केंद्रीकृत और जनता के प्रति प्रतिबद्ध लोक कल्याणकारी, शक्तिशाली, केंद्रीकृत राजतंत्रीय व्यवस्था की स्थापना नहीं होगी, तब तक न्यायप्रिय समाज की स्थापना नहीं होगी। क्योंकि इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जब तक पूरे भारत के अंतर्गत एक केंद्रीकृत और जनता के प्रति प्रतिबद्ध राजतंत्रीय शासन की स्थापना नहीं होगी, तब तक समाज में न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। तो यहाँ समाज के बारे में जो इन्होंने विचार दिए हैं तो सामाजिक समझौते की ही जो है यहाँ पर ध्वनि हमें सुनाई देती है। जैसे कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में भी कौटिल्य ने सामाजिक समझौते की चर्चा की है। ठीक है बेटा। हालांकि कौटिल्य ने कुछ जगह ये भी कहा है कि भाई राजा जो है दैवीय अंश का हो, तो एक प्रकार से छुटपुट रूप में राज्य की उत्पत्ति के बारे में दैवीय सिद्धांत की भी चर्चा की है। लेकिन ये बड़ा विचित्र मामला है कि भाई एक साथ ये दोनों बातें संभव नहीं हो सकती कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में दैवीय सिद्धांत भी और सामाजिक समझौता सिद्धांत भी नहीं। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि भले ही उन्होंने इसलिए दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया होगा भाई जिससे कि जो है जनता है वो राजा के प्रति राजभक्ति बना करके रखे, इसलिए उन्होंने कह दिया। लेकिन मूल जो विश्वास था कौटिल्य का वो राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते में ही था और सामाजिक समझौते के आधार पर इन्होंने अपने समाज के बारे में विचार दिए हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है, कौटिल्य ने समाज में न्याय की स्थापना हो, सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, जो असामाजिक तत्व हैं, जो अपराधी हैं, उनको किसी न किसी रूप में दबाकर रखा जाए। तो इसके लिए कौटिल्य ने धर्म के शाश्वत लक्षणों पर बल दिया है। अब धर्म के जो शाश्वत लक्षण है वो होंगे सत्य, अहिंसा, करुणा, दान, इंद्रिय संयम, परोपकार। इन मूल्यों को सामाजिक जीवन में प्रोत्साहन दे। मतलब राजा सामाजिक जीवन में सत्य, अहिंसा, करुणा, दान, इंद्रिय संयम और परोपकार को बढ़ावा दे। यदि ऐसा किया जाएगा तो उससे समाज व्यवस्था में जो है हम कहेंगे कि एक प्रकार से न्याय की स्थापना होगी और जो मत्स्य न्याय है उसकी हमें कहेंगे कि एक प्रकार से समापन होगा। ठीक है। तो पहला होगा समाज संबंधी विचार। ठीक है। तो इधर मैंने ये बता दिया कि इसमें केंद्रीकृत राजतंत्र की स्थापना पर बल देगा। दूसरा विचार है वर्ण व्यवस्था। मनु की तरह ही कौटिल्य ने भी अपने सामाजिक दर्शन के अंतर्गत स्पष्ट कह दिया है कि समाज व्यवस्था का आधार वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था होगी, या समाज व्यवस्था का आधार वर्ण और आश्रम व्यवस्था होगी। तो इसी ही प्रकार से कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था का भी समर्थन किया है और कौटिल्य ने स्पष्ट रूप में अर्थशास्त्र में कह दिया कि 4 वर्ण होंगे। 4 वर्ण कौन से होंगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नोट करेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का जो काम होगा वो अध्ययन अध्यापन होगा, क्षत्रिय का होगा रक्षा से संबंधित। ठीक है। इसके बाद में वैश्य का कार्य होगा व्यापार से संबंधित, और शूद्र का जो काम कौटिल्य ने बताया है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों की सेवा करना बताया है। तो ये बात मनु ने बताई। लेकिन मनु और कौटिल्य की वर्ण व्यवस्था में थोड़ा सा डिफरेंस है, अंतर है। क्या है कि जो मनु है, मनु ने शूद्र को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया है, लेकिन कौटिल्य ने शूद्र को संपत्ति का अधिकार दिया है। ये डिफरेंस हो गया। दूसरी बात यह है कि मनु ने शूद्र को सामुदायिक जीवन का आधार नहीं माना है, जबकि कौटिल्य ने शूद्र को सामुदायिक जीवन का आधार माना है। नोट करेंगे,
कौटिल्य ने शूद्र को सामुदायिक जीवन का आधार माना है, तो ये डिफरेंस है। बाकी 4 ही वर्ण मनु ने बताए, 4 ही कौटिल्य ने बताए। ये इसलिए बताए बेटा क्योंकि प्राचीन भारत के अंतर्गत समाज व्यवस्था का जो आधार माना जाता था वह वर्ण और आश्रम व्यवस्था माना जाता था। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और 4 ही आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम। तो मनु की तरह कौटिल्य ने भी आश्रम व्यवस्था की चर्चा की है। और आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक आश्रम की जो कालावधि होगी 25 वर्ष होगी, 25 वर्ष, और 25 गुना 4, चूँकि 4 आश्रम हो गए, टोटल आयु 100 वर्ष। तो उस समय व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मानी जाती थी। कहा जाता था कि यदि एक व्यक्ति आश्रम व्यवस्था के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करेगा तो निश्चित रूप में 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। जैसे 4 आश्रम बताएं। ब्रह्मचर्य आश्रम, इसके अंतर्गत जो है व्यक्ति ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करेगा, विद्या अध्ययन करेगा, ठीक है। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम में जो है विवाह कार्यक्रम होगा, यहाँ विवाह किया जाएगा है। इसके बाद में पुत्र प्राप्ति की जाएगी, पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त की जाएगी। और जब जो अपने पुत्र पुत्रियाँ होंगी उनकी जिम्मेदारी से निवृत्त होने के बाद में फिर तीसरा जो आश्रम आएगा वो कौन सा आएगा? पहला आएगा ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम। अर्थात इसके बाद में ये व्यक्ति होगा ये जो है वनों में कंदमूल फल खा करके अपना जीवन व्यतीत करेगा। और इसके बाद में संन्यास आश्रम आएगा। संन्यास आश्रम में ये सभी प्रकार के जो मोह वगैरह होते हैं इन सब का त्याग कर करके पूर्ण रूप में सन्यासी का जीवन व्यतीत करेगा। तो 4 आश्रम हो गए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। बाकी ज़्यादा इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब आप IAS की UPSC की तैयारी करें, UGC नेट की तैयारी करते हैं तो संकेत पर्याप्त होता है। बाकी ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। 4 आश्रम हो गए ना बेटा। चौथा बिंदु है सामाजिक व्यवस्था के अन्य पक्ष। अर्थात कौटिल्य ने समाज के बारे में अपने विचार दिए हैं, वर्ण के बारे में, आश्रम के बारे में अपने विचार दिए थे। वैसे देखा जाए तो प्राचीन भारत में समाज व्यवस्था का जो आधार था वो वर्ण और आश्रम ही था। वर्ण और आश्रम व्यवस्था ही होती थी, 4 वर्ण और 4 आश्रम। मूल बात तो समझने की ये है। लेकिन इसके साथ में कौटिल्य ने समाज व्यवस्था के बारे में और भी बहुत विचार दिए। कौन कौन से नोट करेंगे? सामाजिक व्यवस्था के अन्य पक्ष। यहाँ पर हमने आपके लिए जो है 5 बिंदु बनाए हैं। अन्य पक्ष में पहला आएगा विवाह एवं तलाक। अर्थात कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में विवाह एवं तलाक के बारे में भी अपने विचार दिए। सबसे पहले तो विवाह के बारे में कौटिल्य ने कहा है कि जो विवाह की आयु होगी वो क्या होगी। तो कौटिल्य ने विवाह की आयु बताया है 12 वर्ष की लड़की हो और 16 वर्ष का लड़का हो। तो ये जो है विवाह की उचित आयु बतलाई है। किसने? कौटिल्य ने। ठीक है बेटा। अब वैसे उसके बाद में वही बात आती है कि समय विशेष के आधार पर इनमें परिवर्तन होता रहता है। अब आप उस समय की सामाजिक व्यवस्था को आज लागू करेंगे तो बड़ा मतलब मैं कहूँगा कि इम्पॉसिबल है, असंभव है। आज उसकी इतनी प्रासंगिकता नहीं है। इसके बाद में जो विवाह हैं तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विवाह के 8 प्रकार बताए। अर्थात 8 प्रकार के विवाहों का कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में उल्लेख किया। तो नोट करेंगे 8 प्रकार के विवाहों को वैध बताया है कौटिल्य ने। नोट करें 8 प्रकार के विवाहों को वैध बताया है कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में। 8 प्रकार के विवाहों को वैध बताया है। 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं? इनको 2 भागों में बांट रहे हैं हम। इसका कारण है 2 भागों में बांटने का। 4-4 के टुकड़े करेंगे हम। ब्राह्मण या ब्राह्म बोल देंगे इसको। ब्राह्म, प्रजापत्य, आर्ष, देव। फिर से बोल रहा हूँ, ब्राह्म, प्रजापत्य, आर्ष और देव। ये 4 प्रकार के विवाह ऐसे हैं जिनमें कि तलाक की अनुमति नहीं है। ठीक है बेटा। डिवोर्स नहीं ले सकते, इसमें तलाक की अनुमति नहीं है। 4 हैं गांधर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच। ये 4 विवाह ऐसे हैं जिसमें कि तलाक संभव है, मतलब इनमें तलाक हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये कहा है कि जब किसी महिला को पति के द्वारा पुत्र प्राप्त नहीं हो रही तो ऐसी स्थिति में वह नियोग के आधार पर जो है पुत्र को जन्म दे सकती है। अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में जैसे मैं ये कहूँगा कि जैसे अपने भारत के अंतर्गत देवर जिसको बोलते दीवर, दूसरा पति, देवर जो होता है उससे जो है ये नियोग अर्थात बिना विवाह के ही पुत्र को
जो है जन्म देने का अधिकार दिया गया है कि भाई आप उसके साथ जो है सहवास कर सकते हैं। और इसके बाद में विधवा पुनर्विवाह की भी जो है कौटिल्य ने अनुमति दी है कि जो विधवा स्त्री है पुनर्विवाह कर सकती है। और इसके बाद में कौटिल्य ने यहाँ तक कहा है कि जीवन निर्वाह के लिए यदि पत्नी चाहे तो अपने पति से उसकी आय का कुछ हिस्सा ले सकती है, उसकी आय में से कुछ हिस्सा जो है पत्नी ले सकती है। जैसा कि आज भी आप देख सकते हैं ऐसे कानून बनाए गए हैं कि भाई जीवन निर्वाह के लिए पत्नी जो है पति की आय में से अपना हिस्सा ले सकती है। तो ये हो गया विवाह एवं तलाक की चर्चा। दूसरा है दास प्रथा। देखिएगा बेटा, कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत दास प्रथा का भी उल्लेख किया है। जैसा कि पश्चिम में राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने भी अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में दास प्रथा का सिद्धांत दिया है। अब अरस्तु के अनुसार चले तो हम ये कहेंगे दास किसको कहते हैं बेटा? दास का सीधा सा अर्थ होता है कि जो मनुष्य बुद्धि से अपना नहीं होता, जो मनुष्य बुद्धि से विवेक से अपना नहीं होता बल्कि अपने स्वामी का होता है, अपने मालिक का होता है, उसको दास कहते हैं। ठीक है बेटा। वैसे देखें तो आज आप देखिएगा जितने भी निजी क्षेत्र हैं, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र में हम देखते हैं तो इनमें कार्य करने वाले होते हैं ना बेटा, तो ठीक है आज दास प्रथा नहीं है लेकिन ये दास ही होते हैं क्योंकि बुद्धि से अपने नहीं होते बल्कि अपने मालिक को होते हैं। जैसा उनका मालिक कहेगा उसके हिसाब से वो काम करेंगे। तो वैसे तो दास प्रथा मैं कहूँ आज गैर कानूनी है, लेकिन वही बात आती है कि अरस्तु ने भी दास प्रथा का समर्थन किया, कौटिल्य ने दास प्रथा का उल्लेख किया है। तो दास प्रथा आज गैर कानूनी है, लेकिन जब हम निजी क्षेत्र में कार्य करते हैं तब हमको पता लगता है कि वास्तविक रूप में जो है कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है वो दास के तुल्य होता है। क्योंकि कौटिल्य ने कहा कि जो व्यक्ति बुद्धि से अपना नहीं होता है, जो व्यक्ति बुद्धि से विवेक से अपना नहीं होता है बल्कि अपने मालिक का होता है, वो दास है। तो आज आप देख सकते हैं निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले जो टीचर होते हैं, बेचारे स्कूलों में जो काम करते हैं, अध्यापक होते हैं, तो वास्तविक रूप में दास के तुल्य ही होते हैं। ठीक है बेटा। चलिए दास प्रथा के बारे में क्या करें कौटिल्य? सबसे पहले तो ये है कि कौटिल्य कह रहे हैं कि केवल जो मलेश जाति के होते हैं उनको ही जो दास बनाया जाएगा, बाकी किसी को दास नहीं बनाया जाएगा। जैसे कि अरस्तु ने भी ये बात कही थी कि भाई जो यूनानी होंगे, यूनानियों का जन्म जो है दास बनने के लिए है। यूनानी तो स्वभाव से बुद्धिमान होते हैं। तो आप देखिएगा बड़ा विचित्र बात है कि वहाँ अरस्तु यूनानी के ऊपर गौरव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूनानी को दास नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर कौटिल्य भी कह रहे हैं कि मलेच्छ जाति केवल उनको दास बनाया जा सकता है, बाकी किसी को दास नहीं बनाया जा सकता। तो कौटिल्य ने दास के दो प्रकार बताए हैं, उदर दास और आहितक दास। पहले तो दो प्रकार लिखेंगे, उदर दास और आहितक दास। कौटिल्य ने भी दास के दो प्रकार बताए हैं, स्वाभाविक दास और जो है कानूनी दास। आप देखिएगा जरा, कौटिल्य ने दो प्रकार के दास बताए हैं और अरस्तु ने भी दो प्रकार के दास बताए। अरस्तु दास प्रथा का सिद्धांत मैंने अपलोड कर दिया, आप लिस्ट में देख सकते हैं पश्चिम राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत। तो उदर दास वो दास होता है जो कि जीवन पर्यंत दास बना रहता है, और आहितक दास वो होता है जो ऋण के बदले गिरवी के रूप में होता है, ऋण के बदले गिरवी के रूप में होता है, उसको कहते हैं आहितक दास। जो ये आहितक दास होता है उसकी मुक्ति संभव है। ये क्लियर है, दो दास हो गए। पर एक बात ध्यान रखना है, जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दास प्रथा का समर्थन किया है उसके अंतर्गत कौटिल्य ने इतना जरूर कहा है कि जो दास प्रथा है वो वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत नहीं है तो इसका मतलब है कि दास को जो है आज़ादी स्वतंत्रता मिल सकती है। तो आप नोट करेंगे कौटिल्य ने दास को या दास प्रथा को वंशानुगत नहीं माना है, इतना आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है। तीसरा है वेश्यावृत्ति। कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत वेश्यावृत्ति के ऊपर भी चर्चा की है। वेश्यावृत्ति, मदिरापान और धूत, जुआ, ये तीनों जो बातें हैं कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इनकी चर्चा की है। वो इसलिए की है कि मानव में कुछ शाश्वत दोष होते हैं और वो दोष ऐसे होते हैं जिनको समाप्त नहीं किया जा सकता, उनको नियंत्रित किया जा सकता है बस। इसलिए कौटिल्य ने कहा कि भाई इनके लिए जो है सरकार के द्वारा व्यवस्था कर दी जानी चाहिए। इसलिए कौटिल्य ने कहा है कि राजा के द्वारा वेश्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे कि जो है वर्ण संकरता नहीं फैले। जो चरित्रहीन लोग हैं वो यहाँ जा कर के जो है अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। तो ध्यान दें वेश्यावृत्ति। तो वेश्यावृत्ति के बारे में कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में कह दिया है कि राजा के द्वारा जो है वेश्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। और कौटिल्य ने जो वेश्याएं होती हैं उनके 3 वर्ग बताए हैं। किसके आधार पर? उसकी आयु और सुंदरता के आधार पर, लक्षणों के आधार पर। ठीक है, 3 वर्ग बताए हैं। एक तो है कनिष्ठ वेश्या, दूसरा है मध्यम वेश्या और तीसरा है उत्तम वेश्या।
उत्तम वेश्या। तो ये आयु और सुंदरता के आधार पर इसका जो है वर्गीकरण किया है। इसके साथ में जो है कौटिल्य ने वेश्याओं के राजकीय वेतन का भी वर्णन किया है कि जो वेश्या हैं तो इनको सरकार के द्वारा जो है वेतन दिया जाएगा, और जब कोई महिला वेश्या वृत्ति करने से मना कर देती है तो उसको कुछ जो है राशि जमा करानी पड़ती है, उसके बाद में उसको मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा मुक्ति नहीं मिलेगी। तो आज भी आप देख सकते हैं कि जो है जो वेश्यावृत्ति होती है इसको सरकार के द्वारा जो है लाइसेंस दिए जाते हैं। तो ये हम कहेंगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की एक वो देन है जो कि आधुनिक समय में भी मौजूद है, क्योंकि वास्तव में मानव में कुछ शासक दोष होते हैं जिनको शांत नहीं किया जा सकता है। बस ये है कि उनको नियंत्रित रखें, उनको मर्यादा में रखें। तो इसके लिए कौटिल्य का एक वैश्यालिक व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है मदिरापान। मदिरापान के बारे में कौटिल्य ने कहा है कि भाई जो शराबाल्य होते हैं, शराब की जो दुकानें होती हैं, वो जैसे जो जनता का निवास स्थान होता है उससे लगभग जो है 2-3 किलोमीटर दूरी पर होना चाहिए, कस्बे में नहीं होना चाहिए, नगर में नहीं होना चाहिए। तो आज आप देख सकते हैं कौटिल्य की इस बात को नहीं मान रहे हैं। तो नगर और कस्बों में जहां हम रहते हैं वहीं पर साइड में देखते हैं जो है शराब की दुकानें होती है, तो कोर्ट ने इसके लिए मना किया है। तो आज की सरकार को सीखना चाहिए कि भाई जो शराब वाले होते हैं उनकी जो है नगर से कस्बे से थोड़ी सी दूरी पर जो है उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। कस्बे के अंतर्गत नगर के अंतर्गत ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पर किसी भी रूप में वो कुछ भी खाए पिए क्या भी कुछ भी बोले, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मदिरा पान की भी इन्होंने व्यवस्था की है, और इन्होंने कहा है कि जो मदिरा पान है, जो शराबाल्य है, वो एक अध्यक्ष होगा, सुराध्यक्ष की देख रेख में ठेके दिए जाएंगे। किसके? जो ये मदिरा है, इस मदिरा के ठेके जो सुराध्यक्ष होगा उसकी देख रेख में दिए जाएंगे। तो आज भी आप देख सकते हैं इसके ठेके छूटते हैं, ठेके दिए जाते हैं। अगला है धूत या जुआ। तो जुए के बारे में भी कौटिल्य ने कहा है कि जो जुआ है वो एक अध्यक्ष होगा, धूताध्यक्ष। जुआ है, इसका अध्यक्ष कौन होगा? धूताध्यक्ष की देख रेख में जो है जुआ जो है खेलने की अनुमति दी जाएगी, उसका अध्यक्ष होगा धूताध्यक्ष। तो ये जो 3 बातें बताई इन्होंने, वेश्यावृत्ति, मदिरापान और धूत, 1 2 3 मैंने अलग से भी लाल पेन से लिखा है यहाँ पर, रेड मार्कर से 1 2 3, इसका इसलिए लिखा है कि ये 3 यहाँ मैं बताऊँगा आपको। तो अब हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि कौटिल्य का जो सामाजिक दर्शन है, समाज व्यवस्था के बारे में जो कुछ भी कहा है, तो इसका क्या निष्कर्ष निकाले? तो लिखें आप निष्कर्ष। सबसे पहले तो आप लिखेंगे आधुनिक भारत में कोई प्रत्यक्ष उपयोगिता नहीं। मतलब कौटिल्य का जो सामाजिक दर्शन है, कौटिल्य की जो समाज व्यवस्था है, संबंधित विचार है, उनका आधुनिक भारत में प्रत्यक्ष रूप में कोई उपयोगिता नहीं है। प्रत्यक्ष रूप में आज आप देख सकते हैं वर्ण और आश्रम व्यवस्था भी जो है लुप्त हो चुकी है, इनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहा है। हाँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जैसा आप देखेंगे वेश्यावृत्ति है, मदिरापान है, धूत है, जुआ है, तो इनके बारे में कौटिल्य ने कहा, तो ये बातें तो स्वीकार आज भी की जा रही है और किया भी जाना चाहिए है। फिर मैंने लिखा है कि ये 3 समाज के शाश्वत दोष है। ये 3 का मतलब बेटा जो वेश्यावृत्ति है, मदिरापान और धूत है, ये तीनों जो हैं ये समाज के शाश्वत दोष है। इसलिए इनको आप ये चाहें कि समाप्त कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मानव की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जब तक उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तो फिर वो क्या करेंगे? अपराध करने पर उतार हो जाएंगे। इसलिए जो शाश्वत दोष होते हैं उनको दबाने के लिए सरकार के द्वारा, राजा के द्वारा, राज्य के द्वारा व्यवस्था कर दी जानी चाहिए। इसलिए कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में की व्यवस्था की बात की है। तो ये 3 समाज के शाश्वत दोष हैं, वेश्यावृत्ति, मदिरापान और धूत। और कौटिल्य ने लिखे, और कौटिल्य ने राजा के नियंत्रण के द्वारा इन्हें मर्यादित एवं नियमित करने की कोशिश की है। मतलब कौटिल्य ने इनको मर्यादित और नियंत्रित करने की कोशिश की है। भाई इनको समाप्त तो नहीं किया जा सकता है, अब आप ये कहें किसी मनुष्य के बारे में कि वह जीवन पर्यंत जो है ब्रह्मचर्य ही बना रहेगा, तो इम्पॉसिबल। और आप ये कहें कि कोई भी व्यक्ति जो है नशा नहीं करेगा, तो इम्पॉसिबल। आप ये कहें कि कोई भी जुआ नहीं खेलेगा, तो इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए जो है कौटिल्य ने राजकीय नियंत्रण के द्वारा इन्हें मर्यादित एवं नियमित करने की कोशिश की है। और अंतिम में निष्कर्ष रूप में यहाँ लिखा है कि मनु की तुलना में यह अधिक उदार एवं मानवीय। मतलब मनु की जो समाज व्यवस्था है वो वास्तविक रूप में जो है मैं कहूँगा अनुदार और अमानवीय है, जबकि कौटिल्य की जो समाज व्यवस्था है वो मनु की तुलना में अधिक उदार एवं मानवीय। मतलब
कौटिल्य की जो समाज व्यवस्था का विचार है या कौटिल्य की जो सामाजिक व्यवस्था है वह मनु की तुलना में अधिक उदार एवं मानवीय, मतलब कौटिल्य की जो सामाजिक व्यवस्था है, कौटिल्य की जो समाज व्यवस्था है वो मनु की तुलना में उदार एवं मानवीय है, जबकि मनु की जो समाज व्यवस्था है वो इतनी उदार और मानवीय नहीं है। मैंने मनु का जो सामाजिक दर्शन है इसके ऊपर भी लेक्चर अपलोड कर दिया है और कौटिल्य का सामाजिक दर्शन है इसके ऊपर भी लेक्चर अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो मनु का सामाजिक दर्शन और कौटिल्य का सामाजिक दर्शन दोनों को एक साथ देख सकते हैं और उसके बाद में आप मनु के और कौटिल्य के सामाजिक दर्शन को आसानी से समझ सकते हैं। ये हो गया बेटा आपका कौटिल्य का सामाजिक दर्शन, लेक्चर नंबर 25। कल हम चर्चा करेंगे कौटिल्य का राज्य संबंधी विचार। क्या? राज्य संबंधी विचार। आज समाज की बात हो गई है, अर्थव्यवस्था की बात इसके बाद में की जाएगी, राज्य के बाद में, ठीक है बेटा। तो समाज मतलब मूल बात ये कि राज्य, समाज, अर्थव्यवस्था और धार्मिक विचार, मतलब राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार, आर्थिक विचार है ना, धार्मिक विचार। तो वहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इन सब के बारे में किसी न किसी रूप में इन विचारकों के द्वारा अपने विचार दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौटिल्य का सामाजिक दर्शन या कौटिल्य के सामाजिक विचार, लेक्चर नंबर 25। मुझे पर विश्वास है आप कौटिल्य के सामाजिक विचारों को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। कल का जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 26, वो कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार पर होगा। किस पर होगा? कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार। राज्य संबंधी विचार में जैसे राज्य की उत्पत्ति को ले लेंगे, राज्य की प्रकृति को, उद्देश्य को, सप्तांग राज्य की धारणा को, राज्य का कार्य क्षेत्र है, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी क्रम से, ठीक है बेटा। तो मुझे विश्वास है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।